पैरामेट्रिक फॉर्म पर अपन ने काफी सारे क्वेश्चन किए और मुझे उम्मीद है कि पैरामेट्रिक फॉर्म का हल्का सा फ्लो भी अपने दिमाग में बन गया होगा। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में बहुत सारी बातें पढ़नी थी, इसके अंदर अपन ने काफी सारी बातें पढ़ ली हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लिया। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने के बाद अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट्स रिलेटेड विद ट्रायंगल देख लिया, लोकस देख लिया। ये तीन चीजें देख लेने के बाद अपन ने स्ट्रेट लाइन का चैप्टर शुरू किया। यह जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ तीन चीजें देखनी है। पहली चीज थी कंसेप्ट ऑफ स्लोप, जो कि मैंने समझा दिया। दूसरी चीज थी इक्वेशन या फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 8 अलग अलग फॉर्म थे, 8 फॉर्म को समझा दिया। उन 8 फॉर्मों में उन 8 फॉर्मों में 2 विशेष फॉर्म थे, एक था डिटर्मिनेंट फॉर्म और दूसरा था पैरामेट्रिक फॉर्म। उनकी अंडरस्टैंडिंग देख ली। आखिरी बात पर अपन आते हैं, आखिरी चीज पर अपन आते हैं, रिजल्ट्स ऑन स्ट्रेट लाइन। आइए, स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे रिजल्ट हैं, इन रिजल्टों को हम एक एक करके देखते जाएंगे और इन रिजल्टों पर बेस्ड क्वेश्चन करते जाएंगे। आइए कुछ बेसिक रिजल्ट पहले देख लेते हैं ताकि इन पर सवाल करना शुरू करें। रिजल्ट ऑन स्ट्रेट लाइन, सबसे पहला रिजल्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। भाई 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता ही है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर 2 लाइन गिवन है a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0, अगर आपको 2 लाइंस गिवन है तो आप बड़े आराम से दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट 1। रिजल्ट 2 है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। 3 लाइन के कॉन्करेंट होने की कंडीशन। कॉन्करेंट का मतलब है 3 लाइन के एक ही पॉइंट से पास होने की कंडीशन। 3 लाइन कॉन्करेंट हैं, 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। आइए इसकी कंडीशन देख लें। a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 एक लाइन, a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0 दूसरी लाइन, a3x plus b3y plus c3 इक्वल तीसरी लाइन। ये तीनों की तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगी। ये तीनों की तीन लाइन एक ही पॉइंट से निकलेंगी यदि a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट 0। अगर इन तीनों का डिटर्मिनेंट 0 है तो ये तीन की तीनों लाइनें कॉन्करेंट होंगी ही होंगी। तीसरा रिजल्ट है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच का एंगल। भाई 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना बहुत आसान होता है। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है और इनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा है। क्या बोला मैंने, क्या बोल दिया गुरुजी ने? इनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा है, तो tan थीटा बड़े प्रेम से मॉड m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। अगर इनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा है तो tan थीटा बड़े आराम से निकाल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां से क्लियरली हम कह सकते हैं अगर m1 m2 के बराबर है तो लाइंस पैरेलल हैं, और अगर m1 इंटू m2 माइनस 1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर यह m1 m2 बराबर है तो लाइंस पैरेलल होगी, और अगर m1 m2 माइनस 1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होगी। अगर m1 m2 बराबर है तो लाइंस पैरेलल होंगी, m1 m2 माइनस 1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। बिल्कुल इस बात पर ध्यान देंगे। ये हो गए 3 रिजल्ट। अपन रिजल्ट लेते जाएंगे और रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करते जाएंगे। ये हो गए शुरुआत के बेसिक 3 रिजल्ट। अब हम इन पर बेस्ड सवाल करेंगे। कॉपी कर लीजिए खट से। अब आ जाएं सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से। अब सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। अब मैं एक सवाल लेने जा रहा हूं और उस सवाल के अंदर मैं काफी सारी चीजें बताऊंगा और मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान दें। याद करो जब मैंने आपको ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर समझाया था, याद करो जब मैंने ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का फॉर्मूला बताया था तो फॉर्मूले के बगल में मैंने बताया था रिमेंबर बट नेवर यूज।
याद तो रखें कि ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सरकम सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखें लेकिन यूज ना करें। तो मन में भयानक सवाल आता है कि गुरुजी फिर ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर निकालेंगे कैसे। अब सब बच्चे देखेंगे, बहुत जबरदस्त मैं सवाल लेने जा रहा हूं, प्लीज बोर्ड पर 10-15 मिनट देखिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है टू वर्टिसेस, क्वेश्चन कहता है टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, ट्रायंगल के दो वर्टिसेस हैं, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 4, -3 एंड -2, 5 एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज, और उसका ऑर्थो सेंटर है 1, 2। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। आइए थर्ड वर्टेक्स निकालना है। क्या निकालना है? थर्ड वर्टेक्स निकालना है। अब सुनो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे होती है, मेरी बात सुनिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूं। जो मैं कह रहा हूं सुनो ध्यान से। स्टेप 1 डायग्राम बनाओ, बना लिया डायग्राम। स्टेप 2 कलम को रख दो, कलम का इस्तेमाल मत करो, सिर्फ मानसिक रूप से डायग्राम देख के सोचो, ये गिवन है, ये गिवन है, इससे ये आएगा, अच्छा यहां से ये निकाल लूंगा, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नॉट लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में लिखते लिखते आंसर आ जाता है, अच्छा इसको ये लिख दिया, अच्छा कंबाइन कर दिया ऐसे। पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी नहीं है, हर चीज की अलग अप्रोच है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मेंटली आंसर तक पहुंच गए तो कलम से भी पहुंचोगे, और अगर मेंटली नहीं पहुंच रहे तो कलम से कुछ नहीं होगा, गोंच लोगे बस। सुनो ध्यान से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन कैसे करने हैं आज सुनिए आप। डायग्राम बना के, वेल लेबल्ड डायग्राम बना के कलमियां रख दीजिए और सिर्फ मानसिक रूप से आंसर तक पहुंचिए कि ये गिवन है, अच्छा इससे ये आएगा, अच्छा ये पता है मुझे, ये फॉर्मूला यूज करके ये आ जाएगा, अच्छा इससे ये निकाल लूंगा और इन दोनों से आ जाएगा बस। अगर मानसिक रूप से आप आंसर तक पहुंच गए तो कलम से भी पहुंचोगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं कि ट्रायंगल के दो वर्टेक्स गिवन है। एक वर्टेक्स है 4, -3, दूसरा वर्टेक्स है -2, 5 और ऑर्थो सेंटर गिवन है। ऑर्थो सेंटर मतलब ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन है और मुझे तीसरा वर्टेक्स निकालना है। डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद कलम रख दी। अब मैं क्या सोच रहा हूं सुनो, ये ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कलम रख दीजिए। अब मनी मन सोचो, पहले सी तक पहुंचो मनी मन। मेरे पास एक योजना है, आप मेरी योजना सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूं, इस लाइन का स्लोप पता, क्यों? क्योंकि इस पर 2 पॉइंट पता, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता। कैसे? m1 m2 -1। बीसी का स्लोप पता, पॉइंट पता, तो बीसी की इक्वेशन पता। वाह! इस लाइन का स्लोप पता, कैसे? 2 पॉइंट पता। इसका स्लोप पता तो परपेंडिकुलर का स्लोप पता, स्लोप पता, पॉइंट पता, इस लाइन की इक्वेशन पता। वाह! इसकी इक्वेशन पता, इसकी इक्वेशन पता, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सी पता। योजना बन गई मन में। अब कलम खोलिए, खोल ली कलम। अब करिए, इस लाइन का स्लोप y2 -y1 अपॉन x2 -x1 5/3। इस लाइन का स्लोप 5/3, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -3/5। एक बार चेक कर लो, y2 -y1 2 -3 गड़बड़ हो जाते ही, और 1 -4, तो यह -5/3। तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप 3/5। इस लाइन का स्लोप पता, पॉइंट पता, तो इस लाइन की इक्वेशन y -5 3/5 x + 2। ये लीजिए, मुझे BC लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन की स्लोप y2 -y1 अपॉन x2 -x1 -3 -1, इसकी स्लोप -1,
तो इसकी स्लोप 1, स्लोप पता, पॉइंट पता, तो लाइन की इक्वेशन पता, y प्लस 3 1 इंटू वाह गुरु जी वाह। बस AC लाइन की इक्वेशन पता, BC लाइन की इक्वेशन पता, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज C। ध्यान देना, जो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर कलम के साथ अप्रोच चलती है, कलम चलती रहती है, अप्रोच बनती रहती है, लेकिन किंतु परंतु कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी नहीं है। इसके अंदर पहले मानसिक रूप से आंसर तक पहुंचना है, तब शारीरिक रूप से पहुंचोगे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब यहां पर मैंने आपको सिखाया था कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन यूज नहीं करना है। तो मन में आएगा गुरुजी अब ये बता दीजिए कि कैसे निकलेगा ऑर्थो सेंटर, कैसे निकलेगा सरकम सेंटर। तो यहां देखो, एक एक करके निकालेंगे। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are 4, -3, -2, 5 and 1, 2। बिल्कुल सेट मेथड बताने जा रहा हूं, कोई बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा। बच्चा दिमाग लगाएगा NIT जाएगा, गुरु की बात मानेगा IIT जाएगा। अब सुनो ध्यान से, कैसे निकालना है ऑर्थो सेंटर। ट्रायंगल बना लीजिए, बना लिया ट्रायंगल। A आ गया 4, -3, B आ गया -2, 5, C 1, 2। ऑर्थो सेंटर निकालना है, यानी ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कलम को रख दीजिए। अब मन में सोचिए, BC का स्लोप पता, तो इसके परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड का स्लोप पता, ऑल्टीट्यूड का स्लोप पता और ऑल्टीट्यूड पर पॉइंट पता, तो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन पता। वाह भाई वाह। AC का स्लोप पता, तो इसका स्लोप पता, स्लोप पता, पॉइंट पता, इक्वेशन पता, और दो ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑर्थो सेंटर पता। चलिए करते हैं। BC लाइन का स्लोप 2 - 5 अपॉन 1 - -2, तो -3/3 -1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1। तो इसकी इक्वेशन आ गई, इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई y + 3 1 × x - 4। एक ऑल्टीट्यूड पता, मन में पहले अप्रोच बनाए। हां, इसकी स्लोप लिख देते हैं 2 - -3 1 - 4 -5/3, तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप 3/5। स्लोप पता, पॉइंट पता, तो इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन पता हो गई, इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन पता हो गई y - 5 x + 2। ये लीजिए, दो ऑल्टीट्यूड पता, दो ऑल्टीट्यूड पता, बस गेट इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज ऑर्थो सेंटर। कॉपी करिए और क्वेश्चन लेंगे। तो मैंने आपको ऑर्थो सेंटर सिखा दिया, ऑर्थो सेंटर निकालना आ गया। ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है, तो ऑल्टीट्यूड निकाल लेंगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। अब ऑर्थो सेंटर के बाद नेक्स्ट मैं निकालना बताऊंगा सरकम सेंटर। मेथड सेट है, कोई बच्चा दिमाग लगाते पाया गया भगा दिया जाएगा। मैंने बताया है सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, तो बना लिया हमने डायग्राम। ए पॉइंट आ गया 4, -3, बी पॉइंट आ गया -2, 5 और सी पॉइंट आ गया 1, 2। सरकम सेंटर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सरकम सेंटर। डायग्राम बन गया, कलम रख दीजिए। अब सिर्फ बौद्धिक रूप से पहुंचिए। अच्छा, इस लाइन का स्लोप पता, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता, इस लाइन का स्लोप पता, तो
तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता, बी और सी का मिड पॉइंट पता, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता। बहुत सही। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट से निकलेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट से निकलेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पता, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पता, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, सरकम सेंटर पता। चलो अब लगाएंगे। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। 2 - 5 अपॉन 1 - -2 -1 आ गई, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1 आ गया। मिड पॉइंट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट -2 + 1/2 -12 7/2। पॉइंट पता, स्लोप पता, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई 1 - 7/2 1 × x + ½ ये आ गई इस लाइन की स्लोप। अब यहां पर आ जाइए इक्वेशन, इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए। 4 - 2 1 -3 1। वाह, मिड पॉइंट तो बहुत सुंदर आया है। अगर इसकी स्लोप की बात करें तो 5 - -3 अपॉन -2 -4, तो ये आ जाएगा निकल के 8 बटा -6, दैट इज -4/3। तो इसका स्लोप 3/4। तो इसकी इक्वेशन निकल के आ गई y - 1 3/4x - 1। ये लीजिए, मैंने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल दी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी करता है, मिड पॉइंट से पास भी होता है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी करता है, मिड पॉइंट से पास भी होता है। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पता, गेट इंटरसेक्शन पॉइंट। बिल्कुल सिंपल अप्रोच लगानी है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। sin 2a sin 2b sin 2c सरकम सेंटर के फॉर्मूले में बेहोशी से आने लग जाती है, तो वो नहीं करेंगे। आराम से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लें, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। कॉपी करें तो और क्वेश्चन बताऊं, कॉपी करिए। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, सवालों पर सब बच्चे ध्यान देंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है 1, 3 and 5, 1 1, 3 and 5, 1 are opposite vertices of a rectangle. 1, 3 and 5, 1 are opposite vertices of a rectangle, and the other two vertices lie on, और जो अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन y = 2x + c। फाइंड c and other two vertices। अब जैसा कि मैंने आपको अप्रोच बताई, दिमाग पहले चलना चाहिए, कलम बाद में चलनी चाहिए। एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के दो वर्टेक्स गिवन है, एक 1, 3 गिवन है, दूसरा 5, 1 गिवन है। बाकी दोनों वर्टेक्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। एक तो अपन को C निकालना है, नामकरण कर लेते हैं हाँ, एक तो C निकालना है और दूसरा ये दोनों वर्टेक्स निकालने हैं। मैं इस बात का पूरा फायदा उठाऊंगा कि ये एंगल 90 डिग्री है। चलो, सबसे पहली बात मैं ये बोलूंगा कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो इस डायगोनल, इस लाइन पर ही लाई करेगा। ये तो हम जानते ही हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट अगर निकाल लें तो मिड पॉइंट आ जाएगा 5 और 1 6 3, 3 और 1 4 2, ये आ गया मिड पॉइंट। 3, 2 इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए, लाई करवा दें तो y2 हो गया 2 × 3 + c, 3 दूनी 6, 2 c = -4। तो ये लीजिए c की वैल्यू आ गई, यानी लाइन की वैल्यू आ गई 2x - 4। c की वैल्यू आ गई, लाइन की वैल्यू आ गई। अब सवाल उठता है, गुरुजी c निकालना तो इजी था, b और d निकालिए। लाइन के लिए पहले भी मैंने बोला है कि लाइन की एक बहुत खास बात होती है कि लाइन पर आप कोई भी पॉइंट
सिंगल वेरिएबल के टर्म में मान सकते हैं। लाइन पर आप कोई भी पॉइंट सिंगल वेरिएबल के टर्म में मान सकते हैं। एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। तब लाइन की इक्वेशन पता लग गई, तो बी पॉइंट का मैं एक्स कोऑर्डिनेट को बी कह देता हूं, तो वाई कोऑर्डिनेट 2b-4 आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट को बी कह दिया तो वाई कोऑर्डिनेट 2b-4 हो गया। अब मैं बोलूंगा ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप -1, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी, ये -1 होना चाहिए। ए बी लाइन स्लोप y माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, बी सी लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। देखो ये b में क्वाड्रेटिक बनेगी, यहां से b की 2 वैल्यू आएगी। अब आप बोलोगे गुरुजी b की 2 वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि ये रिलेशन जो पॉइंट b सेटिस्फाई कर रहा है, यही रिलेशन पॉइंट d भी सेटिस्फाई करेगा, यही रिलेशन पॉइंट d भी सेटिस्फाई करेगा। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व एंड गेट टू वैल्यूज ऑफ b। 1 gives b and other gives d। बहुत आराम से परपेंडिकुलर चीजों का इस्तेमाल अपन ने किया और बात बन गई। कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चन तो इस पर बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अपन को लिमिटेड टाइम में कोर्स भी खत्म करना है, तो थोड़ी प्रैक्टिस आप भी करेंगे। 3 रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिजल्ट 1 पढ़ चुके हैं, रिजल्ट 2 पढ़ चुके हैं, रिजल्ट 3 पढ़ चुके हैं। 3 रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आइए और बहुत सारे रिजल्ट अब मैं स्टडी करवाऊंगा, उनको ध्यान देंगे। रिजल्ट 4 बड़ा कमाल का रिजल्ट है, और रिजल्ट 4 है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। किसी लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन, किसी लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन। मान लीजिए एक लाइन गिवन है, एक लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। एक लाइन गिवन है और 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। एक लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और 2 पॉइंट गिवन है। हम पता करना चाहते हैं कि ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है कि लाइन के अपोजिट साइड है। हम पता करना चाहते हैं वेदर दीज पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन और ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन। वेदर दीज पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन और ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन। बहुत इजी है। जो लाइन का एक्सप्रेशन है इक्वल टू 0 हटा दो, जो लाइन का एक्सप्रेशन है उसमें दोनों पॉइंट रख दो। तो P रखो ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, और Q रखो ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी। लाइन का एक्सप्रेशन में पॉइंट रख दो। अगर इन दोनों का सेम साइन आ जाए, अगर इन दोनों का सेम साइन आ जाए तो इसका मतलब P एंड Q ऑन सेम साइड। और अगर इन दोनों चीजों का अपोजिट साइन आ जाए तो इसका मतलब P एंड Q ऑन अपोजिट साइड। बिल्कुल बुद्धि का कनेक्शन कटवा दीजिए, दिमाग का इस्तेमाल वर्जित है, बाइंड है, निरस्त कर दिया गया है। आपको लाइन गिवन है, दोनों पॉइंट गिवन है, लाइन में पॉइंट रख दीजिए, इक्वल टू 0 हटाकर लाइन के एक्सप्रेशन में पॉइंट रख दीजिए। अगर दोनों का सेम साइन आ जाए तो सेम साइड होगा, अपोजिट साइन आ जाए तो अपोजिट साइड होगा। सिंपल। इस पर बेस्ड गजब के 2 सवाल आईआईटी में आए हैं, दोनों मैं लूंगा। कॉपी करो। अब भैया थ्योरी क्लियर कर दी और कुछ गजब का सवाल मैं लूंगा। 2-3 सवाल हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट पर बेस्ड, और मैं इसको आपको समझाना चाहता हूं। सब बच्चे ध्यान देंगे। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आईआईटी में आया था, या आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए सो दैट a, a square is
inside the triangle formed by lines, a की ऐसी वैल्यू निकालनी है formed by the lines 2x plus 3y minus 1 equal to 0, 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 3 equal to 0, x plus 2y minus 3 equal to 0, 5x minus 6y minus 1 equal to 0, 5x minus 6y minus 1 equal to 0. बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. अब बच्चों दिमाग मत लगाओ, प्लीज डोंट यूज ब्रेन, यूज मेथड. मैथ दिमाग से नहीं बनती, मेथड और मैनिपुलेशन से बनती है. सुनो, ऐसे हर क्वेश्चन में आपको लाइन को अप्रोक्सीमेटली प्लॉट करना है. जो मैं कह रहा हूं पहले अप्रोच सुनो. ऐसे सवाल में लाइन को प्लॉट कर लीजिए और लाइन को प्लॉट करने के बाद किसी स्टैंडर्ड पॉइंट से गिवन पॉइंट को कंपेयर करो. सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड पॉइंट कौन है? ओरिजिन. पहले दिमाग में बिठा लो. कम भी समझ में आ रहा है तो दिमाग में बिठाओ, मैं बताऊंगा. ऐसे क्वेश्चंस में आपको लाइन को थोड़ा सा एक्यूरेटली, थोड़ा ठीक ठाक प्लॉट करना है और प्लॉट करने के बाद किसी स्टैंडर्ड पॉइंट से आप कंपेयर करेंगे. चलिए मेरी बात सुनिए, आइए इसकी प्लॉटिंग करते हैं. और ये भाई 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. रेड पेन सिर्फ आपके बैच में इस्तेमाल करता हूं, बाकी बच्चों को लाल रंग देखने को नहीं मिलता. इस लाइन को प्लॉट करें तो y 0 रख दें तो x की वैल्यू हाफ आ गई, और x 0 रख दें तो y की वैल्यू 1/3 आ गई. तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी. ये कौन सी लाइन आ गई? 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. ये 1/3. अगर y 0 रख दे तो x की वैल्यू 3 आ गई, x 0 रख दें तो y की वैल्यू 3/2 आ गई. तो ये लाइन ऐसी, ये लाइन आ गई x प्लस 2y माइनस 3. इसको देखें, y 0 रख दें तो x 1/5 आ गया और x 0 रख दें तो y माइनस 1/6 आ गया. तो ये लाइन ऐसी. थोड़ा सा ढंग से चीजों को प्लॉट करना पड़ेगा. अब आ जाइए, इसको तो आगे बढ़ा देते हैं. अब सब बच्चे ध्यान देंगे. ये बन गया ट्रायंगल. प्लीज लुक हियर. अब सुनो ध्यान से. हम चाहते हैं कि a,a² इस ट्रायंगल के अंदर लाई करे. सुनो ध्यान से, ऐसे हर सवाल में थोड़ा सा एक्यूरेटली प्लॉट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्यूरेटली प्लॉट करना पड़ेगा. ये शायद मैंने ब्लैक पेन से शेड किया, हो सकता है आपको ना भी दिख रहा हो, या हो सकता है दिख भी रहा हो, पता नहीं मुझे. चलिए अब सब बच्चे ध्यान देंगे मैं जो कह रहा हूं. a,a² इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, तो लिख लें a,a². सुनो ध्यान से, प्लॉट करने के बाद कुछ नहीं करना. हर बाउंड्री से, जैसे यहां ट्रायंगल है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कोई भी एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लें. जैसे सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लीजिए और हर बाउंड्री से कंपेयर करिए. प्लीज कोई भी एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लीजिए और आपके पॉइंट को हर बाउंड्री से कंपेयर कीजिए. कोई भी एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लीजिए और हर बाउंड्री से कंपेयर कीजिए. प्लीज सुने, इस बाउंड्री के लिए, ट्रायंगल की 3 बाउंड्री है, इस बाउंड्री के लिए एरिया और ओरिजिन अल्ली पल्ली तरफ है, एरिया और ओरिजिन अपोजिट साइड है. इस लाइन में ओरिजिन रखने पर नेगेटिव आ रहा है, लाइन के एक्सप्रेशन में ओरिजिन रखने पर नेगेटिव आ रहा है. तो ये पॉइंट रखने पर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव आना चाहिए? क्योंकि इस लाइन के लिए
अगर ये दोनों अपोजिट साइड हैं तो इन दोनों को रखने पर हमको अपोजिट साइन प्राप्त होने चाहिए। तो ओरिजिन रखने पर नेगेटिव -1 प्राप्त हो रहा है, तो a,a² रखने पर हमको पॉजिटिव प्राप्त होना चाहिए। इस बाउंड्री के लिए ओरिजिन और एरिया सेम साइड है, इस बाउंड्री के लिए ओरिजिन और एरिया सेम साइड है, तो इस लाइन में ओरिजिन और ये पॉइंट रखने पर सेम साइन प्राप्त होना चाहिए। तो इस लाइन में ओरिजिन रखने पर नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, तो ये पॉइंट रखने पर भी नेगेटिव आना चाहिए, माइनस नेगेटिव। आखिरी बाउंड्री, इस बाउंड्री के लिए भी ओरिजिन और एरिया सेम साइड है, इस बाउंड्री में भी ओरिजिन और एरिया का पॉइंट रखने पर सेम साइन प्राप्त होना चाहिए। इसमें अगर ओरिजिन रख दें तो नेगेटिव मिल रहा है, तो ये पॉइंट रखने पर भी नेगेटिव मिलना चाहिए, a+2a² - 3। बस तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लें, गेट ए। मेथड सेट है। आपकी स्ट्रेट लाइन, आपकी मैथ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, देखो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे आपकी मैथ्स जबरदस्त हो जाएगी। आपको स्ट्रेट लाइन कितना भी अच्छे से क्यों ना आता हो, अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं दिमाग कम से कम लगाएं, तरीका सीखें। अब यहां पर जैसे ट्रायंगल दिया, स्क्वायर भी दे सकते हैं। एक बार फिर से मेरी बात सुने, ऐसे हर सवाल में अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर लें। प्लॉट करने के बाद किसी स्टैंडर्ड पॉइंट से कंपेयर करें। सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड पॉइंट ओरिजिन है। हर बाउंड्री को कंपेयर करना है, हर बाउंड्री को कंपेयर करना है। इस बाउंड्री के लिए दोनों अपोजिट साइड हैं, इस बाउंड्री के लिए दोनों सेम साइड हैं, इस बाउंड्री के लिए भी सेम साइड है। कॉपी करिए, सोचो सोचो सोचो। इसी के अंदर अगर आपका फेवरेट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दिया जाए तो अब देखो आप ट्रिग्नोमेट्री। आईआईटी ने देखा कि बच्चों को पोजीशन ऑफ पॉइंट पता लग गया। आईआईटी ने देखा कि बच्चे पोजीशन ऑफ पॉइंट में एक्सपर्ट हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का तड़का लगा दिया जाए। तो उन्होंने चुटकी भर ट्रिग्नोमेट्री डाल दी। देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 से 2 पाई so that the point cos theta comma sin theta lies inside the triangle formed by, बड़े खतरनाक दे रखा है, lies inside the triangle x plus y equal to 2 comma x minus y equal to 1 comma 6x plus 2y minus root 10 equal to 0, 6x plus 2y minus root 10 equal to 0। चलिए चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चुटकी भर ट्रिग्नोमेट्री ऐड कर दी गई है, चुटकी भर ट्रिग्नोमेट्री। चलो, ऐसे हर सवाल में सबसे पहले थोड़ा सा एक्यूरेट डायग्राम बनाना होता है, और मैंने आपको बोला है कि सिर्फ आपके बैच में लाल कलम का इस्तेमाल। x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो एक ऐसी लाइन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये पास करेगी 2,0 और 0,2 से। अगर y को 0 रख दें तो x 1 आ जाएगा, और x को 0 रख दें तो y -1 आ जाएगा। ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं और दिख भी रही हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तीसरी लाइन बनाना चाहते हैं, y को 0 रख दें तो x √10/6 आ जाएगा। √10 बेसिकली 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग बाई 6 मतलब 1 से छोटा ही होगा, तो यहां कहीं से पास करेगा। अच्छा, x को 0 रख दें तो y आ जाएगा √10/2। √10/2 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 1 से बड़ा ही होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा, तो ये यहां से कहीं से पास करेगा, मतलब ये 1 है
तो 1 से तो बड़ा होगा, है ना, ऐसा। बहुत बढ़िया गुरुजी। ये बन गया, ये 1 से थोड़ा ऊपर होगा, तो ये आ गया 6x + 2y -√10 = 0। हाँ, एक सेकंड में ब्लू मार्कर भी ले आऊं। हाँ, नया नवेला ब्लू मार्कर सिर्फ आपके बैच के लिए, बाकी बैच तो इसको देख भी नहीं पाते हैं। अब यहां पर ब्लू मार्कर की जरूरत अभी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा रंग बिरंगा बनाना है। ये बन गई लाइन, ये हमारा x और हमारा y। अब जो मैं आपको बोलूंगा उसको सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए। x + y = ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट cos थीटा है और y कोऑर्डिनेट sin थीटा है। यानी यह जो पॉइंट है ये हमेशा लाई करेगा इस सर्किल पर, x² + y² = 1 पर लाई करेगा। किस पर लाई करेगा? यह पॉइंट हमेशा लाई कर रहा है x² + y² = 1। इस सर्किल को हम इस नीले मार्कर से बनाएंगे। x² + y² = 1, तो 1 1 1 से पास होगा। ये देखिए, ये पॉइंट ये पॉइंट इस सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, इस सर्किल के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। अब इसके अंदर कोई जूम की फैसिलिटी तो है नहीं, ले देके ऐसा ही चुन्नू है ये। थोड़ा इसको आगे ले लेते हैं, थोड़ा सा जूम हो जाएगा। चलो, पहले से कुछ तो बेहतर हुआ होगा। अब मेरी बात को सुनना है ध्यान से। थोड़ा डायग्राम गंदा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देना है डायग्राम पर, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम का ही खेल है। ये थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन है कि इसके अंदर डायग्राम का ही खेल है थोड़ा सा। ओके, अब सुनना है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, देखो, थीटा की अलग अलग वैल्यू लेने पर ये जो सर्किल है, ये सर्किल ऐसे है, और ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। थीटा की अलग अलग वैल्यू लेने पर अलग 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 पॉइंट आएंगे। ये है 1,0, ये है 0,1, ये -1,0 और ये 0,-1। थीटा जब 0 लोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, और अलग अलग थीटा बढ़ाते जाओगे तो आपको ऐसे 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 अलग अलग पॉइंट मिलते आएंगे। देखो, ये लाइन सर्किल का जो पोर्शन इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है वो ये है। बस, सर्किल का जो पोर्शन इस ट्रायंगल के अंदर है वो यहां पर है। ये ट्रायंगल को क्लियरली आंखों से देख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना है मेरी बात को। थीटा की वैल्यू 0 से मैक्सिमम यहां तक जाएगी। ये देखो, यहां तक ऐसे कुछ आएगा, यहां तक ऐसा कुछ आ रहा है। इस मैक्सिमम एंगल को अल्फा कह देते हैं। तो थीटा आपका वैरी कर रहा है 0 से अल्फा तक, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू अल्फा लेता है तो ये इस लाइन पर लाई करता है। ये ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो सर्किल का जो पोर्शन ट्रायंगल के अंदर आ रहा है वो 0 से यहां तक का आ रहा है, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू अल्फा लेता है, ये वाला पॉइंट, तो वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं cos अल्फा, sin अल्फा। जब थीटा 0 होगा तो बिल्कुल बाउंड्री होगा 1,0। जब थीटा अल्फा होगा
तो भी इस लाइन के ऊपर होगा। थीटा ट्रायंगल के अंदर रहेगा अगर 0 से अल्फा के बीच में रहे। अब अल्फा कौन सा पॉइंट है? अल्फा वो पॉइंट है जो कि इसके ऊपर लाई करता है। तो आइए सॉल्व कर लें, क्या निकल के आएगा? हम बोलेंगे कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा लाइज ऑन 6x + 2i - √10 = 0, यानी 6 cos अल्फा + 2 sin अल्फा √10। ये निकल के आ गया हमारे पास। अब 6² + 2², इस चीज को अगर देखें तो 6² कितना हो जाएगा? 36। √40 से डिवाइड कर दो तो 6/√40 cos अल्फा 2/√40 sin अल्फा, ये हाफ निकल के आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए एक ट्रायंगल मान लेते हैं। ये सब तरीके पैंतरे आपको आते होंगे सॉल्व करने के, मतलब मैं तो खैर धीरे धीरे सीख रहा हूं। ये ये कांस्टेंट एंगल है थीटा, थीटा फिक्स एंगल है, थीटा कांस्टेंट एंगल है, या बीटा मान लें, बीटा एक फिक्स एंगल है। तो 6/√40 ये बन जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा हाफ। तो यहां से आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा हाफ। तो या तो अल्फा प्लस बीटा 30 डिग्री होगा या अल्फा प्लस बीटा 150 डिग्री होगा। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3, और यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3। यह 30 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3 नेगेटिव है, जबकि 150 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3 पॉजिटिव है। तो ये रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहां से थीटा की फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 0 से 150 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3। अब पूरा सॉल्यूशन बोर्ड पर है। अब आपको कोई डाउट है तो पूछिए, कॉपी कर लीजिए पहले आप।